हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल के बारे में जाना, डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ना, डिफ्लेक्शन क्या होता है उसके पहले हम पढ़ चुके थे। अगर कोई चार्ज मोशन करना चाहता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर इतनी बात आपने कर ली तो देखो, अब डायपोल अगर आपने पढ़ लिया तो मैं तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं ना। आपको आपकी सीबीएसई ऐसे छोड़ेगी, आपकी बुक ऐसे छोड़ेगी ना, एनसीईआरटी ऐसे छोड़ेगी कि सिर्फ डायपोल पढ़ के आप निकल जाओ आगे। तो बोलेगी नहीं नहीं, इधर तो इधर 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 इधर, बोलेगी भैया डायपोल पढ़ लिया, अब डायपोल पर होने वाली जो चीजें हैं उसको भी पढ़ो। तो इस लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दो तरीके की हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चीजें सही नहीं रहेंगी, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। बाकी जो मेजरली हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है ना, ये बात एकदम क्लियर है आपको? हाँ सर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आने वाले हैं, है ना। और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आने वाले हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आने वाले हैं। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या प्लेस करेंगे? अपना डायपोल प्लेस करेंगे। और क्या होने वाला है जरा देखेंगे। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से मैं आपको जरा याद दिला दूं पुराने जमाने की बातें कि डायपोल क्या हुआ करता था, कैसा दिखा करता था। अगर नहीं याद है आपको तो, जिनको याद है तो वेल एंड गुड, एक सेकंड वो रिवाइज कर ले भाई। ऐसा घमंड ना दिखाएं कि नहीं नहीं हमें तो बनता है, हम तो नहीं पढ़ेंगे इसको। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या जाता है आपका। चलो ये लो भाई, मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन है 2d। सर आपने तो लास्ट लेक्चर में बोला था कि 2l रहेगी। अरे भाई कुछ भी रखो, 2d रखो, 2l रखो, l/2 रखो, l/4 रखो, आपको पता होना चाहिए भैया कि डिस्टेंस क्या है। चलो यहाँ पर है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना। इनके बीच में नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होती है। इसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास क्या? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज Q 2d। अच्छा सर यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ आपको जो चार्ज है आपका, इसका मैग्नीट्यूड रखना है और मल्टीप्लाई करना है उनके सेपरेशन से, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। चलिए भाई, अब हम बोलेंगे कि सुनो ना, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यार ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि हम फील्ड कौन सी चूज कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायपोल को उठाओ और डायपोल को उठाकर यहां पर रख दो। क्या होने वाला है जरा समझेंगे। ठीक है ना। तो मुझे जरा सा आप सब्र रखिएगा और देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। डायपोल को प्लेस करने वाला हूं, है ना। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इनको मैंने जोड़ दिया किससे? इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया। अरे इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लिख दे रहा हूँ मैं, 2d है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? 2d है, ट्वाइस ऑफ d है। ठीक है, ये इनका सेंटर है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने वहाँ पे तो 2l ले लिया था, आप क्यों ले लिया d? कुछ नहीं, अपना मन है, अपना मन है। ठीक है ना। ओके, ये है आपका नेगेटिव चार्ज और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। ये मैंने डायपोल बना दिया, डायपोल बना तो दिया। आपके मन में आप एक सवाल उठेगा। क्या सवाल उठेगा ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एंगल है थीटा, है ना। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर अपने डायपोल को रखा है। ठीक है, एंगल दिख रहा है कि नहीं? थीटा नहीं दिख रहा क्या? लाल कलर से लिख दूँ? अब दिखेगा? अब दिखा एंगल थीटा। ठीक है, ओके सर। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर आपका डायपोल बढ़िया रखा हुआ था ऐसे हॉरिजॉन्टली, आप इसको उठाकर सीधे ऐसे भी तो रख सकते थे, आपने इसको ऐसे एंगुलर किसी एंगल पर जाकर क्यों रख दिया? क्योंकि आपको पता है यार, आपको पता है कि अगर हम इसको सीधे जाकर उठाकर रख देंगे तो मजा सा नहीं आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके सपोर्ट करते हुए अगर हम इसको फैला देंगे चादर की तरह तो मजा नहीं आएगा। हमने बोला कि नहीं भाई कुछ तूफानी करते हैं, इसको किसी एंगल पर जाकर रखते हैं, तो हमने रख दिया। ठीक है, ओके, एनालिसिस ही करेंगे ना, थोड़ा काम ही बढ़ेगा लेकिन मजा आएगा ना काम करने में। ओके, वही किया हमने। फिर मैंने आपसे बोला कि जैसे ही आप डायपोल को जाकर रखोगे इस फील्ड में क्या फील होगा, डायपोल को क्या फील होगा? तो आपने बोला कि सर डायपोल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाओगे ना,
उनको फील होगा कि उन पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गए हैं। अच्छा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाओ तो कैसे फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। और वो फोर्स कितना होता है, Q इंटू E। याद आया कि नहीं आया? अरे भाई, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही लगता है, और वो कितना होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, और वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड में। तो सर सेम होने वाला है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, Q के आगे माइनस साइन लगा देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डायरेक्शन पलट दी है। डायरेक्शन पहले ये थी और डायरेक्शन आपने ऑलरेडी पलट दी है, तो अब यहाँ माइनस साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो मुझे समझ में आया कि यार अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, इस पे फोर्स लग रहा है, अगर एंड पे फोर्स लग रहा है, तो ये जो बॉडी है वो आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकती है ना। अरे भाई, ये डायपोल है, ये डायपोल है, इसके एंड पे फोर्स लग रहा है, तो क्या ये बॉडी, क्या ये डायपोल आगे या पीछे की तरफ मूव कर रहा है क्या? क्या ये आपको कोई ट्रांसलेशन मोशन दिखा रहा है क्या? नहीं सर, दिखा ही नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि सर इस डायपोल पर जो नेट फोर्स है वो तो जीरो है। इस डायपोल पर जो नेट फोर्स है वो तो जीरो है। मैंने कहा वाह, ये आपने बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करी कि जो नेट फोर्स है डायपोल पर, एफ नेट जो डायपोल पर लग रहा है वो कितना है, जीरो है। अच्छा, ये चीज हमेशा होगी क्या सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डायपोल को लेकर जाऊंगा तो हमेशा उसमें एक नेगेटिव चार्ज होने वाला है, एक पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, हमेशा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या हमेशा नेट फोर्स डायपोल पर जीरो ही होने वाला है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तभी होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसा तभी होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑलवेज लिख देता हूं उसको, क्या लिख देता हूं, ऑलवेज, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर मुझे नहीं पता। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाँ, डायपोल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं से तो इक्विलिब्रियम में है। ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है सर? ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये जो डायपोल है ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं दिखा पाएगा आपको, क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो हो गया है। बट अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो ये वाला जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, और ये वाला जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और आप देख सकते हैं कि इस लाइन, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन में क्या है भैया, अच्छा खासा डिस्टेंस है। अच्छा खासा क्या है, डिस्टेंस है। ओके सर, हाँ दिख रहा है मुझे, तो बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स मैं लगाया इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? ये देखिए क्या होता है, ये लगाया फोर्स मैंने, ये देखिए ये क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे पीछे तो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैंने नीचे और ऊपर से फोर्स लगाया था, नीचे और ऊपर से फोर्स लगाया था वो इक्वल एंड अपोजिट था, तो वो इस ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे तो नहीं ले जा पाया। बट क्योंकि उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थे, तो क्या होने लग गया, एक रोटेशन होने लग गया। क्या होने लग गया? एक रोटेशन होने लग गया डायपोल में। मतलब ये जो डायपोल है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अभी नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अभी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अगर इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आना है तो इस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सर टॉर्क कहां से आ गया, सर टॉर्क कहां से आ गया? अभी आएगा, टेंशन मत लो, हमको पढ़ना ही तो यही है, टॉर्क और डायपोल। ठीक है ना? चलिए भाई, तो हमने ये समझ लिया कि ये जो फोर्स लग रहे थे इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या थी, अलग अलग थी। मैं जानता हूं कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया, है ना, रोटेट करने लग गया। ठीक है, अगर रोटेट कर रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। हाँ, तो ये जो डायपोल रोटेट करेगा ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं here due to rotation the dipole will spin about its center of mass,
मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने लग जाएगा। तो आपने देखा कि डायपोल को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए, उस पर क्या लगने लग गया भैया, एक टाइप का टॉर्क लगने लग गया, तभी तो वो रोटेशनल, तभी तो वो रोटेशन दिखाने लग गया, तभी तो वो स्पिन करने लग गया। अच्छा ठीक है, तो मतलब सर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉर्क को डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए सर, लेकिन टॉर्क के लिए मुझे जहां तक याद है टाउ, मुझे टाउ याद है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी सर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और टाउ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर आपको याद हो तो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। ओके सर, तो हमको यहां पर फोर्स तो पता है ना, हमको क्या करना है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने लिए। ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी एक्सिस पर ये डायपोल क्या कर रहा है, ये डायपोल है आपका, ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये क्या है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या उसका सेंटर ऑफ मास है। समझ गया कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गया। अच्छा, तो हमको फोर्स तो मिल गया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका फोर्स, इस फोर्स की ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर ये d है तो ये भी कितना होगा, ये भी d होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये d है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी d साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये होगी d साइन थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अरे बिल्कुल मानते हैं, आप चाहे इसको पीछे एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, चाहे ये ले लो, एक ही बात है। और वो कितनी आएगी, d साइन थीटा आने वाली है, ठीक है ना। ओके, तो एक तो टॉर्क हमको ये मिल गया, एक टॉर्क तो हमको ये मिल गया जो ये फोर्स बना रहा है, और वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन हमको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये देखो, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कुछ ऐसा मोड़ेगा ना, कुछ ऐसा घुमाएगा इस डायपोल को। हाँ, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कैसे घुमाएगा ये डायपोल को, ऐसा घुमाने वाला है। आई मेरी बात समझ में? डायरेक्शन क्या है, ऐसी कुछ क्लॉकवाइज दिख रही है आपको? हाँ सर, तो हम बोल सकते हैं कि टाउ 1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है कितना, Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d साइन थीटा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज। क्लियर है? चलो अब इस फोर्स पर आ जाओ भाई। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है सर। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये थीटा है, ये d है, तो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा d साइन थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है। अब देखो, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ टॉर्क बनेगा इस डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना, कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कैसा बनेगा आपका टॉर्क, कुछ ऐसा बनने वाला है। ये भी कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टाउ 2 भी मिल गया। टाउ 2 कैसे निकालोगे, फोर्स है Q इंटू ई इंटू डी साइन थीटा, ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। अब देखो, ये भी क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका जो डायपोल है वो कुछ ऐसा ऐसा टॉर्क दिखाएगा, ऐसा घूमते हुए आपको दिखेगा, ऐसा घूमते हुए आपको दिखेगा। ओके सर, ठीक है भाई। तो हम देखते हैं कि जो टोटल टॉर्क आने वाला है, टोटल टॉर्क आने वाला है वो कितना है। आइए बात करते हैं। टोटल टॉर्क ऑन द डायपोल, टोटल टॉर्क ऑन द डायपोल वो कितना होगा, चलो, टोटल टॉर्क वो सम होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 का। अब आप देखिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है। दोनों ही क्या है भाई, क्लॉकवाइज है, दोनों का सम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, Q इंटू ई इंटू डी साइन थीटा प्लस Q इंटू ई डी साइन थीटा, ठीक है ना। इसको आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू ई डी साइन थीटा। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल टॉर्क जो डायपोल फील कर रहा है एट दैट मोमेंट, ठीक है। मुझे बताओ, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा जा सकता है क्या?
कैसे सर? देखो Q इंटू, अगर मैं इसको ट्वाइस ऑफ D लिख दूँ, Q इंटू ट्वाइस ऑफ D लिख दूँ, Q इंटू ट्वाइस ऑफ D लिख दूँ, तो ये हो जाएगा E इंटू साइन थीटा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? Q इंटू 2D क्या है? अरे Q इंटू 2D क्या है? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। अब आप ये देखो ना, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, सेपरेशन कितना है? 2D। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया Q इंटू ट्वाइस ऑफ D। सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो हम इसे आगे कैसे लिख सकते हैं? टोटल टॉर्क ऑन द डायपोल इज Q इंटू E इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2D को आप क्या लिखोगे? P इंटू E साइन थीटा। अच्छा, P इंटू E साइन थीटा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, मुझे समझ में तो आ रहा है। आइए ज़रा मैं अपने दिमाग के जो है वो द्वार खोलता हूँ और आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैंने कहा पूछिए, बताइए। तो आपने बोला सर, आपने अगर पढ़ाया था हमें क्लास 11 में टॉर्क, तो आपने बोला था कि टॉर्क जो है वो R क्रॉस F होता है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो R क्रॉस F होता है, यानी कि इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ये एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट आपने बताया था कि अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो ना, तो A क्रॉस B किसके बराबर होता है? AB साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें थीटा क्या होता है? A और B के बीच का एंगल। मुझे यहाँ भी तो कुछ वैसी ही चीज़ दिख रही है सर, यहाँ भी तो मुझे कुछ वैसी ही चीज़ दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। मैं कौन से कलर से बना दूँ? मैं पूछना चाहूँगा, शुभम भी ऐसे पूछना चाहूँगा कि ये कलर दिख रहा है कि नहीं, मुझे बताइएगा। ये कलर दिखा क्या? नहीं दिख रहा? मज़ा नहीं आया? हाँ, हल्का है, पीला कलर से करके देखता हूँ मैं। आइए आपके लिए, देखिए सब कुछ आपके लिए है, आपकी ये सही है क्या? दिख रहा है क्या? ये थोड़ा, ये भी नहीं दिख रहा क्या? अरे यार, तो गलत हो जाएगा बहुत। हरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। चलो चलो चलो, ग्रीन कर लूँ? हाँ ठीक है, थिक बना लेता हूँ। ठीक है, शुभम भैया ने बोला थिक कर लीजिए पेन, तो ये मैंने थिक कर लिया और ये मैंने डायरेक्शन बनाई। ये डायरेक्शन किसकी है? ये जो मैंने हरे कलर से बनाई है डायरेक्शन, एरो बनाया है, ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। दिस इज नथिंग बट, ये डायरेक्शन किसकी है? P वेक्टर की है, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये है P वेक्टर की डायरेक्शन और ये है E वेक्टर की डायरेक्शन? दिस इज E वेक्टर, है ना। इनके बीच का ही एंगल तो थीटा है। ये देखो, इनके बीच का ही एंगल तो थीटा है बाबा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ठीक है सर, अगर मैं इसको आप अपने वेक्टर की नॉलेज से थोड़ा सा कंपेयर करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि टोटल जो आपके डायपोल पर टॉर्क आया है एक्चुअल में इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहां पर आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे कि सर ये PE साइन थीटा को आपने P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ही क्यों बोला, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर क्यों नहीं बोला? बताओ मुझे। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होता है क्या? ये बताओ पहले तो, कमेंट करो। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के बराबर होता है? प्लीज कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि हाँ आपको पता है या नहीं पता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो मैंने आपसे बोला कि ध्यान से देखिएगा कि जो टोटल आपके पास टॉर्क आ रहा था, जो टोटल टॉर्क आपके पास आ रहा था वो क्लॉकवाइज ही था। देखो ना, ये देखो, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो जो टोटल टॉर्क आपका बन रहा था वो भी कैसा था भाई? क्लॉकवाइज ही था, है ना। कैसा था? क्लॉकवाइज ही था। ठीक है, मैंने बोला अभी आपको कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, हाँ सर, दिस इज द एंगल थीटा। तो जब आप P क्रॉस E करते हो, जब आप P क्रॉस E कर रहे हो तो आप P क्रॉस E कर रहे हो, P क्रॉस E कर रहे हो, P क्रॉस E कर रहे हो। मतलब क्या है? क्लॉकवाइज जा रहे हो। आपका जो टॉर्क है वो इनवर्ड है, यानी कि क्लॉकवाइज है। आपको जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यानी कि वो क्लॉकवाइज है।
जब आप P क्रॉस E कर रहे हो तो आप देखो ना आपकी उंगलियां कैसी जा रही हैं। जब आप P क्रॉस E कर रहे हो तो आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज जा रही है ना, और जो टोटल टॉर्क आ रहा है वो भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इसलिए P क्रॉस E करने से आपको डायरेक्शन मिलती है टॉर्क की कैसी, क्लॉकवाइज। और आपने जब निकाला था टोटल टॉर्क तो वो भी कैसा आया था, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है कि P क्रॉस E ही होना चाहिए, E क्रॉस P नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप E क्रॉस P करते हो, E क्रॉस P करते हो तो आपकी टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आती है, आपकी टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आती है। बट जो टोटल टॉर्क आ रहा है डायपोल पर उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो फिर यहां से मैच नहीं करेगा आपका रिजल्ट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो टोटल टॉर्क आ रहा है डायपोल पर वो क्या होता है, P क्रॉस E होता है। क्या होता है, P क्रॉस E, PE साइन थीटा। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ सर एकदम समझ में आ गई, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई। बहुत आसान था, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल मैथ्स था, सिंपल वेक्टर था। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर कर दूं, पहले नोट डाउन कर लो यार, पहले इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? बहुत बढ़िया। अब इसको नोट डाउन कर लो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। अब हमें पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क ऑन अ डायपोल। अब देखो आपने टॉर्क तो पढ़ लिया कितना है, टोटल टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया है, वो है, और वो कितना है, वो है टोटल टॉर्क टाउ इज नथिंग बट P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या आप बोल सकते हो उसको PE साइन थीटा। ठीक है ना? ओके सर। मुझे अगर अपने टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है, मुझे अगर अपने टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है अपने टॉर्क को तो मुझे साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, 1 तक ले जाना पड़ेगा, है ना, +1 या -1। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री और 270 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, थीटा के वैल्यू 90 डिग्री, ये थीटा किसके और किसके बीच में था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो यहां पर दो एंगल आपको दिख रहे हैं, एक है 90 डिग्री और एक है 270 डिग्री। अच्छा, दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास टॉर्क निकल कर कितना आएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू PE, कितना आ जाएगा, P इंटू E, है ना। अच्छा, माइनस का मतलब ये नहीं है कि कम है, माइनस का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है। जब आप यहाँ 270 पुट करोगे तो -1 वैल्यू आएगी, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, टेंशन मत लो। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम वो कितना होगा, P इंटू E, और वो इन्हीं दोनों एंगल पर होने वाला है। तो देखते हैं हमारा डायपोल की पोजीशनिंग क्या होगी। तो जब थीटा आप 90 डिग्री रखोगे, जब आप थीटा 90 डिग्री रखोगे तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये लो भाई, ये लो, ये है आपका, ये है आपका डायपोल। ठीक, ये है आपका -Q चार्ज और ये है आपका +Q चार्ज। ठीक है ना, कितना एंगल बना लिया भैया ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना लिया। आई बात समझ में? हाँ सर। माइनस से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी ये किसकी, P वेक्टर। अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, P वेक्टर की ये डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये P वेक्टर की डायरेक्शन है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दिख रहा है क्या कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है ना। अब बात आती है भाई दूसरे एंगल की जो है 270 डिग्री का। तो अब यहाँ पर पता है बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर एक ही बात है, यही 90 डिग्री है, यही 270 डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वेक्टर है भाई चीज़ें तो आपको डायरेक्शन पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे ही आप बोलते हो कि आपका थीटा 270 डिग्री हो गया तो अब आप देखिए चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। ये आपका डायपोल हो गया, दिस इज योर डायपोल, ओके, दिस इज योर -Q चार्ज एंड दिस इज योर +Q चार्ज। आप देखिए -Q ऊपर हो गया, +Q नीचे हो गया, तो अब आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज योर P वेक्टर। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? और दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला जो एंगल है दिस इज योर 270 डिग्री, है ना, दिस इज योर 270 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। तो इन दोनों केसेस के लिए आप बोल सकते हो कि क्या है भाई, टाउ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा, टॉर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होने वाला है। ठीक है, ओके सर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये हमको एकदम क्लियर हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम टॉर्क पढ़ लिया, नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सर मिनिमम टॉर्क भी तो करा दो। अरे करा दूंगा भाई, करा दूंगा, इस चीज़ को तो देख लें पहले। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ दिस कूलम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको Q की वैल्यू दे दी गई है 0.1 × 10⁻⁶ कूलम, ओके।
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो आपको डिस्टेंस दे दी गई है जिसको मैं 2d बोल देता हूँ। तो कितनी है ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर। ओके, द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको दी गई है। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल। आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालने को बोला है, मैक्सिमम टॉर्क निकालने को बोला है, वो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है पी ही होने वाला है। अच्छा, पी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? क्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी करके इंटू ई करके। हाँ सर, क्यू की वैल्यू कितनी दी गई? 0.1 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी। डी कितना है? 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ये डी की वैल्यू है। 2 इंटू नहीं सर, 2d की ही वैल्यू है ना पूरी, 2d की ही वैल्यू 2 × 10⁻² है। ठीक है, तो 2 × 10⁻², सही लिखा कि नहीं लिखा भाई? q की वैल्यू ये है, 2d की वैल्यू 2 × 10⁻², और उसके बाद e की वैल्यू आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलम दी गई है। ठीक है ना? चलिए देखिए आप यहाँ पर 10⁶ है, ये पॉइंट हटाया तो 10⁻7 हो जाएगा, -7 -2 -9 हो जाएगा। इसको हटा दो यहाँ से, इसको -9 कर दो। ठीक है ना? ये 10⁵ है, यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻4 न्यूटन मीटर। ये क्या है भाई? आपका टाउ मैक्स है। अच्छा, यही आएगी क्या यूनिट? चेक कर लेते हैं। अब देखिए क्यू की यूनिट आपको कूलम दी गई है, फिर उसके बाद मीटर में आपने रखी, फिर न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, क्या आ जाएगी आपकी यूनिट? न्यूटन मीटर। और टॉर्क यूनिट यही होती है न्यूटन मीटर, यानी कि जूल। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क की आपने बात कर ली, तो मिनिमम टॉर्क की भी आपको बात करनी पड़ेगी। हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो आया है P sin थीटा। ये अब जग जाहिर हो गया है, सबको पता है ये बात, ठीक है ना? यानी कि P क्रॉस E के बराबर। ठीक है, अगर आपको इस वैल्यू को मिनिमम करना है, अगर आपको टाउ को मिनिमम करना है, तो आपको साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी 0, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री और 180 डिग्री। अरे इन दोनों वैल्यूज पर थीटा क्या होगा भैया? क्या होगा? आपको अगर आपने थीटा की वैल्यू पुट करी तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका टॉर्क कितना आ जाएगा? तो आपका मिनिमम टॉर्क आ जाएगा 0। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। तो यहां पर अब आपको डायपोल कैसे देखने को मिलेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 0 डिग्री का एक डायपोल बनाया, ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना? ये एक डायपोल बना दिया मैंने, ये देखिएगा। ठीक है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, हमको अभी कोई लेना देना नहीं है इससे। चलिए, ये है हमारा -q चार्ज और ये है हमारा +q चार्ज। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी क्या? हाँ सर, यही होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि p वेक्टर की डायरेक्शन है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ थीटा कितना है? 0 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको टॉर्क देखने को मिलेगा वो क्या होगा? मिनिमम टॉर्क होगा, और उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। आई बात समझ में? यहाँ पर मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपसे। मिनिमम टॉर्क हो गया है कितना? 0। ठीक है, ओके। ये तो हो गई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली बात, यहाँ पर थीटा 0 हो गया। अब हम चलते हैं जरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाली बात पे आ जाओ। तो अब एक डायपोल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, इनके बीच की दूरी ले ली मैंने, ये ले ली। ठीक है, ओके, बढ़िया। यहाँ पर हुआ -q, ये हुआ आपका -q नहीं, यहाँ होगा आपका +q और ये होगा आपका -q। क्यों ऐसा बनाया मैंने? क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। देखो, दिस इज दी आपकी p वेक्टर की डायरेक्शन, ओके, और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ कि ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ आपको साफ साफ देखकर बोल सकता हूँ कि इस बार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। तो हम यहाँ पर साफ साफ आपसे बोल सकते हैं कि थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि दोनों ही वेक्टर्स कैसे हो गए हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। बट उससे कोई लेना देना तो है नहीं हमें। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉर्क की बात कर रहे हैं। ये मिनिमम टॉर्क यहाँ भी आएगा कितना? 0। कितना आएगा भाई? मिनिमम टॉर्क 0 आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो हमको यहाँ मिनिमम टॉर्क के बारे में बात करनी थी। तो मिनिमम टॉर्क हमको 2 एंगल पर मिलते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 हो और 180 डिग्री हो। ये एंगल किसके किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है ना? एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब यहां पर इक्विलिब्रियम आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है इक्विलिब्रियम?
सर इसलिए आने की संभावना है क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आई है, इतना आपको समझ में आ गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूं इसको, समझ में आ गया? हाँ सर चलो, तो इसी मिनिमम टॉर्क से दो चीजें निकल कर आती हैं, और वो दो चीजें क्या है? एक तो क्वेश्चन है, चलो अभी क्वेश्चन छोड़ो, पहले इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या सर? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर समझ नहीं आया क्या बात कर रहे हो आप? देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना। हम मिनिमम टॉर्क के ही दो केस उठा रहे हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला, एक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला, ठीक है? हाँ सर चलो ठीक है ना। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ठीक, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या है भाई? पी वेक्टर है। ये क्या है? पी वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। मैं ये जानता हूं कि यहां पर जो एफ नेट लग रहा है डायपोल पर वो 0 है, क्योंकि फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म फील्ड है। नेट फोर्स ऑन द डायपोल क्या है? 0 है, क्योंकि हमारी जो फील्ड हमने सिलेक्ट की है वो कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पिया। चलो ओके, तो एफ नेट तो 0 हो गया, मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो पहले से सेटअप है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो पहले से है भाई। इक्विलिब्रियम मतलब आपका डायपोल आगे पीछे तो नहीं बढ़ सकता, आपका डायपोल आगे पीछे तो नहीं बढ़ सकता। अगर ये डायपोल है आपका तो ये आगे पीछे तो नहीं होगा, उसी पॉइंट पर रोटेट जरूर हो सकता था, लेकिन अब यहां पर खेल बदल गया है। कैसे बदल गया है जरा देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहां पर थीटा हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है ना। ओके, टाउ मिनिमम कितना हो गया? यहां पर टाउ मिनिमम हो गया 0, ठीक है ना। ओके सर, और एफ नेट तो पहले से ही 0 था, नेट फोर्स तो पहले से ही 0 था। कैसे 0 था? अरे आप खुद देखो ना, आप खुद देखो, पहले लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस की क्या हुआ करती थी? अलग हुआ करती थी। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? प्लस चार्ज है, इस पर लगेगा बाहर की तरफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इस पर फोर्स लगने वाला है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। मानते हो कि नहीं? ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है, तो ये फोर्स लगेगा यहाँ पर क्यू इंटू ई। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? हाँ सर बिल्कुल मान रहे हैं। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, और इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गए भाई? सेम हो गए, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर आ गए, इसलिए ये टॉर्क क्या कर रहे हैं? 0 बना रहे हैं, इसलिए कभी टॉर्क नहीं बना पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया है? सेम हो गया। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रह गई, तो टाउ कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक चीज सोचो कि इस केस में एफ नेट भी 0 हो गया, इस केस में मैं कहा यहीं लिख देता हूं ऊपर, इस केस में एफ नेट भी 0 हो गया और टाउ भी क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आपने इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया है। आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी सेटअप कर दिया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी सेटअप कर दिया। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? हाँ सर, अगर एफ नेट 0 है और टाउ भी क्या है? 0 है, तो हम बोलेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। मतलब अब ये जो डायपोल है ना ये आगे पीछे बढ़ सकता है और ना ये रोटेट कर सकता है, ना ये आगे पीछे होगा ना ये घूमेगा, ना ये आगे पीछे होगा ना ये घूमेगा, अपनी ही पोजीशन पर बैठा रहेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? सर वो तो हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि ये इक्विलिब्रियम है। अब वो स्टेबल होगा कि नहीं है तो हम आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि हमने 11th पढ़ा है ना, इसमें हमने इक्विलिब्रियम को 11th में पढ़ा है, ठीक। तो ये इक्विलिब्रियम का केस बन गया। बट सर यहां तो थीटा 0 डिग्री था, हमने एक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का केस भी देखा था जहां पर मिनिमम टॉर्क आ रहा था। मैंने कहा बिल्कुल सही, आओ जरा उसको भी देख लेते हैं। अंतर देखेंगे ना हम, क्या करेंगे फिर? डिफरेंशिएट करेंगे, हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या चीजें सही का सेम है और क्या क्या चीजें अपोजिट है। देखो यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, नहीं यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई ये, दिस इज योर पी वेक्टर। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई है और ई वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई है। मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो गया है? 180 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया है? 180 डिग्री। यहाँ पर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर हैं भाई? ये पैरेलल वेक्टर्स थे, और यहाँ पर ये कैसे हो गए हैं? एंटी पैरेलल हो गया। क्या हो गया? ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है सर, ओके। इस केस में भी हमारे पास जो टाउ मिनिमम निकल कर आएगा वो भी क्या आएगा? टाउ मिनिमम इस केस में निकल कर आएगा 0, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है सर, ओके।
अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, इस पर जो फोर्स लग रहा था, इस पर जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, मतलब ये लग रहा है आपका F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये आपका फोर्स हो गया F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अंतर है दोनों में अंतर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी बता रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इस केस के लिए भी एफ नेट 0 है, इस केस के लिए भी टाउ 0 है, मतलब ये क्लियर है कि ये भी कैसी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है ना। अब आपने बोला कि सर हमने 11th में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम तो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। मैंने कहा बस यार यही तो तुम्हारा नॉलेज काम आ जाएगा 11th का। यहाँ पर आपने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ा है? आपने बोला हाँ। न्यूट्रल अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, अभी सिर्फ हम पहचानेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कौन सा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, ठीक। मुझे बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बोलती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये बोलती है कि आप मुझे कैसा भी डिस्टर्ब कर लो, कितना भी डिस्टर्ब कर लो, मैं हमेशा लौटकर अपनी पोजीशन पर ही आऊंगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही बोलती है। मान लो ये पेन है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, हल्का सा डिस्टर्ब करता हूँ, तो ये डिस्टर्ब तो होगा लेकिन वापस कहाँ जाएगा? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। ये डिस्टर्ब किया, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, मतलब ये किस पर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा भरा बैठा रहता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। अगर उसने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो वो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाता है और वो भागता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। यही बात समझ में? स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भागता है डिस्टर्ब होने के बाद। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नहीं भागता है डिस्टर्ब होने के बाद। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। जैसे आप अभी छोटे हो, है ना, मान लो आप 11th में हो, 12th में हो, आप धीरे धीरे करके कॉलेज में आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप घर से बाहर जाओगे, है ना। आप घर से बाहर जाओगे मतलब आपके घर से जब आपको बाहर भेजा जाएगा आपका मन लगेगा कि बाहर ही रहो, घर कौन जाएगा यार, छुट्टी मिलेगी, आप बोलोगे एंजॉय करते हैं बाहर, घर नहीं जाएंगे। तो आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहोगे, आप बाहर रहोगे घर से, आप कभी भी लौट कर घर आना नहीं चाहोगे। लेकिन जैसे आपकी जॉब लग जाएगी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो आप बार बार घर की तरफ आना चाहोगे। आपको छुट्टी मिली नहीं कि आप घर आना चाहोगे, छुट्टी मिली नहीं आप घर आना चाहोगे। तो आपको जैसे ही कोई डिस्टर्ब करेगा आप वापस घर आने की कोशिश करोगे, मतलब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जवान रहते हो ना तो आपका मन करता है अरे घर कौन जाएगा यार, घर से दूर रहो, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। तो आप तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हो। अच्छा, यहाँ देखना क्या होने वाला है, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। मैंने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, इस डायपोल को मैंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, थोड़ा मोटे पेन से बनाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने इसको डिस्टर्ब किया, देखना कैसे डिस्टर्ब किया। ये मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना। ये एक डायपोल था, ये एक चार्ज था मतलब, और एक ये चार्ज था, मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया। अब देखो क्या होने वाला है, इस पर लग रहा है QE फोर्स, इस पर लग रहा है QE फोर्स। मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, ये है उसका सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। इस फोर्स के पास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एक टॉर्क बनाएगा इस डायरेक्शन में। हाँ 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 सर। ये जो फोर्स है इसके पास भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये भी एक टॉर्क बनाएगा इस डायरेक्शन में। मानते हो कि नहीं मानते? तो एक टॉर्क ऐसा बन रहा है, एक टॉर्क ऐसा बन रहा है। ये दोनों टॉर्क कोशिश करेंगे कि इस डायपोल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ जाए। तो आप इस डायपोल को जितनी बार डिस्टर्ब करोगे ना, ये घूमकर किसकी मदद से? ये रीस्टोरिंग टॉर्क की मदद से क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो हम बोलेंगे भैया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, आप इसको कितना भी डिस्टर्ब करो ये घूमकर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाता है। फिर से समझाता हूं, जब आपने इस डायपोल को क्या किया? डिस्टर्ब किया, इस पर ये फोर्स लग ही रहा था QE, इस पर ये फोर्स लग रहा था QE। इस फोर्स ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिलकर एक टॉर्क जनरेट कर लिया, क्लॉकवाइज टॉर्क। ये देखो क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक। इस फोर्स ने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिलकर यहां क्या जनरेट कर लिया? एक क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जैसे ही मैंने इस डायपोल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हिलाया मैंने इसको, इस पर लगने लग गया ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों ही रीस्टोरिंग टॉर्क थे। ये बोले डायपोल चलो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चलो, और इसको वापस कहां ले आए? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि आप उसको डिस्टर्ब करोगे अपनी पोजीशन से लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखो,
ध्यान से देखना है ना, मैं इसको भी डिस्टर्ब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मैंने ऐसे डिस्टर्ब किया, ठीक है, ये चार्ज इधर और ये चार्ज इधर, ठीक है, ठीक है सर। इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, है ना, इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, Q इंटू ई, ठीक है ना। इस फोर्स के पास ये है इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। इस फोर्स के पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के पास देखो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस फोर्स के पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली इस फोर्स के पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो, हाँ कि ना, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि ये फोर्स कैसा कैसा टॉर्क बनाने वाला है, ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप देख सकते हो कि ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा, ठीक है ना, ये फोर्स ये डिस्टेंस, तो ये ऐसा क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर भी देखो, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी क्या बना रहा है, ये देखो, ये भी क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, देखो ना, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है। तो इसने भी क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना लिया। अब देखो क्या हो रहा है, आपने इस डायपोल को जैसे ही डिस्टर्ब किया, ये टॉर्क ने उसको और ज्यादा डिस्टर्ब करने लगा। ये टॉर्क क्या करने लगा, अच्छा चलो 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 अब वापस अपनी पोजीशन में, चलो 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 घूमने चलो। तो जैसे ही आपने इस डायपोल को हल्का सा डिस्टर्ब किया, ये दोनों टॉर्क लगने लगे और बोले यार चलो बेटा अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाना है, अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाना है। तो इन टॉर्क ने क्या किया, इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ने क्या किया, इस डायपोल को बोला कि अब तुम डिस्टर्ब हो गए हो, अब तुमको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर हम जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से समझाऊं, हमने डायपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, इस पर टॉर्क जीरो था, मैंने बोला इसको हल्का सा डिस्टर्ब करके देखते हैं। मैंने इस डायपोल को जैसे ही हल्का सा डिस्टर्ब किया, इस पे फटाक से, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा था, इस पे फटाक से इस फोर्स को जैसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली, इस फोर्स को जैसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली, दोनों ने क्या बना लिया, टॉर्क बना लिया, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना, वो इस डायपोल पर लगने लगा। डायपोल ने बोला मुझे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना है, तो इस टॉर्क ने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाओ, तुमको तो अब हम डिस्टर्ब करेंगे और तुमको घुमाएंगे। तो इसको कैसे घुमाने लग गए, ऐसे घुमाने लग गए अपने डायपोल को। अच्छा ध्यान से देखो, ये इस डायपोल को ऐसे घुमा रहे हैं, ये इस डायपोल को ऐसे घुमा रहे हैं, हाँ सर ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये किधर ले जाना चाह रहे हैं, ये डायपोल को किधर ले जाना चाह रहे हैं, देखो ऐसे घुमा के, इस पे टॉर्क लग रहा है इधर, इस पे लग रहा है इधर, तो ये घुमा के किधर ले जाना चाह रहे हैं, क्या ये इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही। मतलब जब भी आप अपने अनस्टेबल डायपोल को, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, डिस्टर्ब करते हो, तो उस पे टॉर्क एक्ट होना चालू होता है, जो क्या कोशिश करता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मेंटेन कर लिया जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मेंटेन कर लिया जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर। अच्छा मतलब 100 बात की एक बात यह है, ध्यान से सुनना, सार सुना रहा हूं तुमको। 100 बात की एक बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं चाहती कि जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं चाहती कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो। वो कोशिश में लगी रहती है कि कैसे ना कैसे करके मैं डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ले आऊं, ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, ओके बढ़िया, क्लियर है, अरे हाँ कि ना, हाँ सर एकदम क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बढ़िया सर। चलो मिटा दूं इसको, मिटा दूं, चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं रीस्टोरिंग सिचुएशन, है ना, और यहां पर डिस्टर्बिंग सिचुएशन। यहां पे टॉर्क जो लगेगा वो डिस्टर्ब करेगा इस डायपोल को, यहां जो टॉर्क लगेगा वो डायपोल को रीस्टोर कराएगा अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूं मैं इसको। चलो अब क्या है भाई, क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डायपोल जस्ट एट द मोमेंट व्हेन डायपोल इज रिलीज्ड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपको एंगल दे दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक है ना, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा।
ठीक है ना। ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए मुझे बताओ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आएगी। हाँ सर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आने वाली है और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। आइए, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर आपको अल्फा निकालना है, अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। मुझे अल्फा पता करना है, आई मैं पता कर लूंगा और टॉर्क भी मैं पता कर लूंगा। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो तो टॉर्क निकालते हैं सबसे पहले। अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू ई साइन थीटा। ठीक है ना, ओके। P की वैल्यू, P की वैल्यू, P की वैल्यू, P की वैल्यू, P की वैल्यू होगी। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है क्या? नहीं दिया है, मैं दे देता हूँ आपको। इनके बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ डी। ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ डी। तो P इज नथिंग बट Q इंटू ट्वाइस ऑफ डी इंटू ई इंटू साइन 30। साइन 30 इज 1/2। ठीक है, तो Q इंटू ट्वाइस ऑफ डी इंटू ई साइन 30 इज 1/2। 2 से आपने 2 को काट दिया। क्या हो गया ये? Q इंटू डी इंटू ई, Q इंटू डी इंटू ई। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो वेरी गुड। टाउ की वैल्यू कितनी आ गई? Q इंटू डी इंटू ई। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको आई निकालना जरूरी है, क्योंकि आई जब तक आप पुट नहीं करोगे अल्फा आपको मिलेगा नहीं। आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो हम देख सकते हैं भाई, एक चार्ज ये है जिसका मास होगा यहाँ पर, है ना। एक चार्ज ये है जिसका मास होगा यहाँ पर। ये कहाँ, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे? ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी? डी, स्मॉल डी। कितनी डिस्टेंस होगी? स्मॉल डी। तो आप बता सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी कितना होगा? m इंटू डी का स्क्वायर प्लस m इंटू डी का स्क्वायर होगा क्या? हाँ सर। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ सर, m इंटू डी स्क्वायर प्लस m इंटू डी स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ऑफ एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो सी पॉइंट पर जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ट्वाइस ऑफ एम डी स्क्वायर आ गया। पक्का 100%? हाँ सर। चलो यहाँ पर पुट करते हैं, तो Q इंटू डी इंटू ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू डी का स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है ना, स्क्वायर से ये d कट गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? Q इंटू ई अपॉन Q इंटू ई अपॉन 2md इज इक्वल टू अल्फा। सही है क्या? 2md। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है QE अपॉन 2md, QE अपॉन ट्वाइस ऑफ md। पक्का समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ा दिया है। इससे क्वेश्चन उतने बनते नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको ज़्यादा बताए नहीं है। अगर बनेंगे तो आगे जाके मैं आपसे और क्वेश्चन अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। अभी लेक्चर को समझने के लिए इतना काफ़ी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है? पक्का? प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई बढ़िया, ख़त्म, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और हम वहाँ बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है ना, इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से। गूगल पर आपको जाना है, सर्च करना है magnetbrains.com। सर वेबसाइट पर हम क्यों जाएं? क्योंकि यूट्यूब पर आपको जो भी चीज़ें अवेलेबल है हो सकता है वहाँ खो जाए, आपको मिले ना वीडियोस। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए क्या किया है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से सारे वीडियोज़ अरेंज कर दिए। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, चाहे वो NTSC हो, CBSE हिंदी मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, ओलंपियाड हो, यूपी बोर्ड हो, सब कुछ आपको यहाँ पर वेबसाइट में मिल जाएगा। मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 12 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास 12 का सारा कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने आपका फिजिक्स पढ़ने का, आपने फिजिक्स पे क्लिक किया तो मैंने आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं उस चैप्टर्स से अंदर जितने लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्ली अरेंज करके आपको दे दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर खोलना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है ना, हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है ना। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, हम आपसे कभी नहीं बोलते कि आपको 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, सब कुछ 100% फ्री है यहाँ पर आपको। ठीक है ना, हम पैसे के भूखे तो है नहीं, लेकिन हाँ हम प्यार के ज़रूर भूखे। हम चाहते हैं कि वो प्यार आप हमें दें, क्योंकि हमारे हिस्से का है, वो हमारा हक का है, आपको प्यार हमें देना चाहिए। उस प्यार से क्या होगा, हम मोटिवेटेड रहेंगे, हम आपके लिए और भी नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। सर तो हम वो प्यार आपको कैसे दिखाएं, हम वो सपोर्ट आपको कैसे दिखाएं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके आग की तरह फैला के अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ को बताइए स्कूल के कि भाई एक ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। ठीक है ना, चलिए भाई, तो इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।